हेलो फ्रेंड, स्टडी विद मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 11 अगस्त 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ई संजीवनी क्या है? ऑप्शन ए टेलीमेडिसिन सेवा, ऑप्शन बी कोविड-19 राहत कार्यक्रम, ऑप्शन सी चिकित्सा शिक्षा, ऑप्शन डी औषधि सूचना केंद्र। देखिए, ई संजीवनी एक वेब आधारित व्यापक टेलीमेडिसिन सेवा है। ई संजीवनी ग्रामीण क्षेत्रों और अलग थलग पड़े समुदायों में विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को जन जन तक पहुंचाती है। ई संजीवनी का उद्देश्य चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के अलावा असमान वितरण और बुनियादी ढांचे की कमी के साथ साथ मानव संसाधनों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हुए डिजिटल विभाजन को कम करके स्वास्थ्य सेवाओं को न्यायसंगत बनाना है। इस योजना को 16 जून 2009 को प्रारंभ किया गया था। बात करें टेलीमेडिसिन सेवा की, तो टेलीमेडिसिन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। टेलीमेडिसिन में सूचना प्रौद्योगिकी के साथ चिकित्सा विज्ञान के सहक्रियात्मक संकेंद्रण से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए टेलीमेडिसिन सेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 101। देखिए, केंद्र सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों के विदेश आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। अब ये रक्षा उपकरण आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही बनाए जाएंगे। जिन रक्षा उपकरणों का भारत में निर्माण किया जाएगा उनमें आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल, कार्वेट्स, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एलसीएच, रडार समेत कई अन्य जरूरी उपकरण शामिल है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा दी थी, जो कि 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यवस्था और भूगोल और मांग को आधार बनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 101। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के साथ दक्षिण पूर्वी तट पर तेल रिसाव शुरू होने के बाद पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। देखिए, हिंद महासागर में स्थित भारत के पड़ोसी मॉरिशस ने देश के दक्षिण पूर्वी तट पर फंसे जापान के स्वामित्व वाले एक जहाज से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी है। एमवी वाकाशिवो नामक जापानी तेल टैंकर 25 जुलाई से मॉरिशस के दक्षिण पूर्वी तट पर फंसा हुआ है। मॉरिशस सरकार का कहना है कि जहाज के निचले हिस्से में दरारें आ गई है और तेल का रिसाव तेजी से हो रहा है। इस खतरे को देखते हुए मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी है। फ्रांस ने अपनी रीयूनियन द्वीप से प्रदूषण नियंत्रण करने वाले उपकरणों के साथ सैन्य विमान मॉरिशस की मदद के लिए भेजे हैं। बात करें समुद्र में तेल रिसाव से संबंधित कानून की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल रिसाव से हुई क्षति के लिए पर्याप्त शीघ्र तथा प्रभावी क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटी ऑफ वेकर ऑयल पोल्यूशन डैमेज 2001 है, जिसका भारत ने भी अनुसमर्थन किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मॉरिशस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए उच्च पर्यटन संपर्क, ऑप्शन बी प्रकृति संरक्षण, ऑप्शन सी सबमरीन केबल कनेक्टिविटी, ऑप्शन डी जनजातीय विकास और उत्थान। देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपने सामरिक महत्व के कारण समुद्री और स्टार्टअप हब के रूप में विकसित होने जा रही है और इसके लिए सरकार ने इस प्रकार की विकास पहलों पर प्रकाश डाला है। सबमरीन ओएफसी लिंक चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर के बीच 2x200 गीगावाट प्रति सेकंड की बैंडविड्थ उपलब्ध कराएगा। 1224 करोड़ रुपए की लागत से चेन्नई पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर एवं 7 द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर 2300 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई गई है। यह पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोर्ता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत से जोड़ेगी।
बात करें इस परियोजना के महत्व की, तो इससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को तीव्र मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं मिलेगी। इस क्षेत्र को अब बाहरी दुनिया से जुड़े रहने में कोई समस्या नहीं होगी। अंडमान में प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट हब यहाँ स्थित द्वीपों के समूह की नीली अर्थव्यवस्था तथा समुद्री तटवर्ती और स्टार्टअप हब का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने में मदद करेगा। इस द्वीप में अब टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन जैसी सेवाओं का विस्तार किया जा सकेगा, जिससे वहां के नागरिकों का जीवन स्तर उच्च होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सबमरीन केबल कनेक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर के सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्राजील। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन के सत्र का आयोजन फ्रांस में हाल ही में किया गया था। इस संगठन के सत्र के अवसर पर फ्रांस में एक भव्य आयोजन किया गया था। बात करें ITER की, तो ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का संक्षिप्त रूप है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक प्रयोग के लिए फ्यूजन के से ऊर्जा तैयार करने की संभावना तलाशना है। यह ऊर्जा की कमी की समस्या से निपटने के लिए भारत सहित विश्व के कई राष्ट्रों द्वारा चलाया जा रहा एक अनुसंधान परियोजना है। यह अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से संलयन नाभिकीय प्रक्रिया पर आधारित है। वर्ष 2000 में इस परियोजना की कुल लागत 4.57 अरब यूरो आंकी गई थी। यह हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित नाभिकीय परियोजना को प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया है। इसमें नाभिकीय संलयन से उसी प्रकार से ऊर्जा मिलेगी जैसे पृथ्वी को सूर्य या अन्य तारों से मिलती है। ITER परियोजना के सदस्य देश इस परियोजना में भागीदारी यूरोपियन यूनियन, जापान, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका है। भारत आधिकारिक रूप से इस परियोजना में 6 दिसंबर 2005 को शामिल हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। देखिए, यह राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की जिले के देवीकुलम तालुका में दक्षिणी पश्चिमी घाटों के हाई रेंज में स्थित है। यह 97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अपने दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी से संबंध है। इस उद्यान का राजमलाई क्षेत्र पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। केरल सरकार ने कन्नन देवन हिल प्रोड्यूस अधिनियम 1971 के तहत कन्नन देवी हिल प्रोड्यूस कंपनी से इस क्षेत्र का अधिग्रहण किया था। इसे वर्ष 1975 में एराविकुलम राजमाला वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था और वर्ष 1978 में एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इस उद्यान में पश्चिमी घाट में अदिति और मेटन सोला ग्रासलैंड वनस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। इस उद्यान में नीला कुरिंजी नामक विशेष फूल पाए जाते हैं जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। इसके अलावा इस उद्यान में दुर्लभ स्थलीय एवं एपिफाइडिक ऑर्किड, जंगली बालसम आदि वनस्पतियां पाई जाती है। एक एपिफाइट सूक्ष्म जीव होता है जो पौधे की सतह पर बढ़ता है और हवा, बारिश या इसके आसपास जमा होने वाले मलबे से नमी एवं पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। यह उद्यान लुप्तप्राय नीलगिरी तहर की सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 5 दिसंबर, ऑप्शन सी 9 अगस्त, ऑप्शन डी 22 मई। देखिए, प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस या दिवस विश्व के देशज लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस की थीम कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन है। विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य विश्व की देशज आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना एवं उनकी रक्षा करना है। 9 अगस्त 1982 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में देशज आबादी पर संयुक्त राष्ट्रीय कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार 1994 से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस पर मनाए जाने वाले समारोह आदिवासी भाषाओं के संरक्षण एवं प्रलेखन पर केंद्रित है। मानव विज्ञानियों में तमिलनाडु में अपनी अनूठी संस्कृति, जीवन शैली, विभिन्न प्रकार बोलियां का प्रयोग करने वाली 500 से अधिक जनजातियों की पहचान की है। इसमें से 6 जनजातियों थोड़ा पानियार, कडुनाइकर, इरुला, कुरुम्बा और कोठार को नीलगिरी जिले में देखा जा सकता है, जो पश्चिमी घाट से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 अगस्त।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने तनावग्रस्त लोन की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए किस की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए केवी कामत, ऑप्शन बी जया चौधरी, ऑप्शन सी कमलेश बनर्जी, ऑप्शन डी एस के शास्त्री। देखिए, आरबीआई ने तनावग्रस्त लोन को बिना एनपीए घोषित किए उसके रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एक एक्सपर्ट समिति का गठन किया है। केवी कामत को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति लोन रिकास्ट विंडो पर आरबीआई को सुझाव देगी और वित्तीय शर्तों और किसी खास सेक्टर के लिए खास मानक पर अपनी सिफारिश देगी। समिति की सिफारिश पर विचार करने के बाद आरबीआई इस लोन रिकास्ट विंडो पर फाइनल नोटिफिकेशन 30 दिनों के अंदर जारी करेगा। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए 6 अगस्त को बैंकों को स्ट्रेस एसेट्स को बिना एनपीए घोषित किए उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करने की सुविधा दी है। बैंक इस सुविधा का इस्तेमाल 31 दिसंबर 2020 तक कभी भी कर सकेगी। बात करें केवी कामत समिति के सदस्य की, तो केवी कामत की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट दिवाकर गुप्ता, केनरा बैंक के चेयरमैन टीएन मनोहरन और इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ अश्विन पारेख भी होंगे। अश्विन पारेख इस समिति के सेक्रेटरी होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवी कामत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पटना। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से संवाद किया और उन्होंने स्वच्छता की लड़ाई से अपनी सेना बताया। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद द्वारा संयुक्त सुरक्षा परिषद को एक पत्र भेजकर किस देश पर लगाए गए हथियार प्रतिबंध अवधि को आगे बढ़ाने के विस्तार करने का समर्थन किया है? ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी कतर। देखिए, हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को एक पत्र भेजकर ईरान पर लगाए गए हथियार प्रतिबंध अवधि को आगे विस्तार करने का समर्थन किया गया है। बात करें खाड़ी सहयोग परिषद की, तो रियाद सऊदी अरब में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने 25 मई 1981 को एक समझौता करके खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना की थी। इन देशों ने घोषणा की कि खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना उनके बीच विशेष संबंधों को ध्यान में रखते हुए और इस्लामी सिद्धांतों, संयुक्त नीतियां, नियति और साझा उद्देश्यों पर आधारित अपनी समान राजनीतिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर की गई है। इसके उद्देश्य की बात करें तो खाड़ी सहयोग परिषद की संकल्पना रक्षा योजना परिषद के साथ साथ क्षेत्रीय साझा बाजार के रूप में की गई थी। इन देशों की भौगोलिक निकटता तथा मुक्त व्यापार आर्थिक नीतियों को व्यापक रूप से अपनाए जाने से खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना में सहायता मिली है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ईरान। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यूपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर के लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल रूरल एकेडमी पे विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।